Let's improve English. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इंप्रूव इंग्लिश। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर ने ना मुझसे कुछ सेंटेंसेस पूछे हैं। वो सभी सेंटेंसेस आप सब के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। काफी शॉर्ट सेंटेंसेस हैं और काफी बार हमें उनकी जरूरत पड़ती है। इंग्लिश में उन्हें हम कैसे बोल सकते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, उनको हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। काफी कुछ आपको इस वीडियो से सीखने के लिए मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत काम के हैं ये सेंटेंसेस। देखिए, जैसे कि ना पहला सेंटेंस है चले चले फिर। ऐसे हम बोलते हैं ना किसी से, तो चले फिर। तो इसके लिए हम कह सकते हैं शैल वी गो नाउ, शैल वी गो नाउ। देखिए, जब हम ऐसे किसी को कह रहे हैं तो एक्चुअली में हम सजेशन मांग रहे हैं ना, सलाह मांग रहे हैं, ओपिनियन मांग रहे हैं कि तुम्हारा क्या कहना है, चले। तो इसके लिए हम शैल का यूज कर सकते हैं। शैल वी गो नाउ, अब हम चले। ऐसे हम बोल सकते हैं शैल वी ईट नाउ, अब खाएं, अब पिए। शैल वी ड्रिंक नाउ, तो इसी तरीके से शैल वी गो नाउ, अब हमें चलना चाहिए क्या, अब हमें जाना चाहिए, इस तरीके से। अब देखिए, दूसरा है किसी ने बहुत जल्दी से कोई काम किया, अब हम उसे कह रहे हैं इतनी जल्दी हो गया, इतनी जल्दी। ऐसे हम कहते हैं ना, इतनी जल्दी। तो इसे हम कह सकते हैं सो फास्ट, सो फास्ट। हमने उसको कहा इतनी फास्ट काम कर लिया, इतनी फास्ट। तो ऐसे हम बोल सकते हैं सो फास्ट। बस 2 वर्ड्स बोलिए, इससे आपका काम बन जाएगा। देखिए, आपको एकदम डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हमेशा नहीं मिलेगा। आपको समझना है कि सेंस क्या है। हिंदी में जो हम बात कह रहे हैं, हम अक्सर में एक्चुअली में क्या कहना चाहते हैं, एक्चुअली में हम क्या कहना चाहते हैं, उसी बात को हमें एक्सप्रेस करना है इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करके। हिंदी में जो हम बात कहना चाहते हैं उन्हीं को हमें फिर इंग्लिश में कहना है। हमें वर्ड्स का यूज करना है, अच्छे वर्ड्स का यूज करना है जो उसी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, अगला सेंटेंस है कहीं वो फिर से सो तो नहीं गया। देखिए, हम ऐसे पूछते हैं कहीं वो फिर से सो तो नहीं गया, कहीं से ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं वो चला तो नहीं गया, कहीं वो फिर से सो तो नहीं गया। ऐसी बातें कहते हैं हम। इसे हम कह सकते हैं डू यू थिंक ही हैज गॉन टू स्लीप अगेन, डू यू थिंक ही हैज गॉन टू स्लीप अगेन। अब आप यहां पर खुद ही देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कहीं वो फिर से सो तो नहीं गया, एक्चुअली मैं अपने सामने वाले से पूछ रहा हूं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, क्या तुम्हें लगता है ऐसा हो गया। इसलिए मैंने इंग्लिश में इसको ऐसे कहा, डू यू थिंक ही हैज गॉन टू स्लीप अगेन। या आप कह सकते हैं आई सस्पेक्ट दैट ही हैज गॉन टू स्लीप अगेन। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा डाउट हो रहा है। अगर आप किसी चीज को सस्पेक्ट करते हैं, मतलब आपको डाउट होता है कि शायद ऐसा हुआ होगा, तो आई सस्पेक्ट दैट ही हैज गॉन टू स्लीप अगेन। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना दोबारा सोने चला गया। हिंदी में जो हम कहते हैं ना, कहीं वो दोबारा सोने तो नहीं चला गया, ऐसे। तो देखिए, डायरेक्ट एकदम हिंदी से इंग्लिश में, हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, तो जरूरी नहीं एकदम सेम मिलेगा। आपको सेंस देखना है क्या है, और इंग्लिश में कौन सी बातें, कौन से सेंटेंसेस उसी बात को जाहिर कर रहे हैं, उनका हमें यूज करना है। अगला सेंटेंस देखिए, यहां पर इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है। अगला सेंटेंस उन्होंने ये पूछा, इसे हम सिंपली कह सकते हैं, पहले आप समझिए, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है। सिखाया जाता है, कौन सिखाता है इस पर हमारा फोकस नहीं है, बल्कि सिखाया जाता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, सिखाया क्या जा रहा है, इंग्लिश सिखाई जा रही है, स्पोकन इंग्लिश। लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम बनाएंगे स्पोकन इंग्लिश इज टॉट हेयर। टीच की थर्ड फॉर्म इज टॉट, क्योंकि ये पैसिव है, यहां पर पढ़ाया जाता है। जैसे अगर मैंने बोला राहुल इंग्लिश सिखाता है, राहुल टीचेस इंग्लिश, और इंग्लिश सिखाई जाती है, सो इंग्लिश इज टॉट बाय राहुल भी हम ऐड कर सकते हैं। तो टीच की थर्ड फॉर्म। तो वैसे ही स्पोकन इंग्लिश इज टॉट है, स्पोकन इंग्लिश यहां पर सिखाई जाती है। अगला सेंटेंस है, उन्होंने जो पूछा, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। कोई किसी की आदत है, बस वही काम करता है, वो हम बोलते हैं उसे तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। इसके लिए हम देखो इंग्लिश में क्या कह सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं विल यू नॉट किक योर हैबिट, विल यू नॉट किक योर हैबिट, यानी क्या तुम इस आदत को छोड़ोगे नहीं, आदत से बाज नहीं आओगे। या फिर हम कह सकते हैं विल यू नॉट ब्रेक दिस हैबिट, सो ब्रेक दिस हैबिट भी बोल सकते हैं, किक दिस हैबिट भी बोल सकते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं विल यू नॉट रीफॉर्म, क्या तुम सुधरोगे नहीं, बाज नहीं आओगे, बदलोगे नहीं। रीफॉर्म होने का मतलब होता है सुधर जाना, इंप्रूव हो जाना। वैसे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंस्टीट्यूशन को अगर आप रिफॉर्म करते हैं, मतलब वहां के कायदे कानून थोड़े बेटर बनाते हैं, उसको बेटर करते हैं। अगर कोई पर्सन अपने आप को रिफॉर्म करता है, यानी अपना बिहेवियर बदल लेता है, अपनी आदत बदल लेता है, सो रिफॉर्म। तो हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं विल यू नॉट रिफॉर्म, क्या तुम रिफॉर्म नहीं हो जाओगे, इंप्रूव नहीं करोगे अपने आप को, तुम इतनी बदमाशी क्यों करते हो। देखिए, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, अक्सर ये बच्चों के लिए ऐसा कहा जाता है, तुम इतनी बदमाशी क्यों करते हो। हम कह सकते हैं वाई आर यू फुल ऑफ मिसचिफ। मिसचिफ का मतलब होता है वो बदमाशी, वो शरारत जो बच्चे करते हैं, मिसचिफ। तो अगर मैंने कहा वाई आर यू फुल ऑफ मिसचिफ, यानी मेरे कहने का मतलब है कि तुम इतनी बदमाशी क्यों करते हो, बदमाशी से क्यों भरे हुए हो। अगर कोई बच्चा बदमाशी करता है तो हम उसे कह सकते हैं मिसचिवस चाइल्ड।
ही इज अ मिस्चिवस चाइल्ड यानी वो एक शरारती बच्चा है, बदमाश बच्चा है। ही इज अ मिस्चिवस चाइल्ड। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं व्हाई डू यू मेक मिस्चिफ, तुम मिस्चिफ क्यों करते हो, ऐसा बिहेवियर क्यों करते हो, ऐसे प्लेफुल क्यों हो, इतनी शरारत क्यों करते हो। सो व्हाई आर यू फुल ऑफ मिस्चिफ। आप समझ गए होंगे अब इसे कैसे कह सकते हैं इंग्लिश में। अगला सेंटेंस उन्होंने पूछा मेरे रहते हुए ये कैसे हो सकता है। इसे हम कह सकते हैं हाउ कैन दिस हैपन इन माई प्रेजेंस। इन माई प्रेजेंस, आपको पता होगा प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होना, उसी से नाउन बना प्रेजेंस। इन माई प्रेजेंस यानी मेरे होते हुए, मेरी मौजूदगी में। हाउ कैन दिस हैपन इन माई प्रेजेंस। देखिए एक और एग्जाम्पल, उसके पापा की मौजूदगी में तो ना वो एकदम चुप रहता है जब पापा होते हैं तो। ही रिमेन्स क्वाइट इन हिज फादर्स प्रेजेंस। इन हिज फादर्स प्रेजेंस यानी अपने पापा की मौजूदगी में ही रिमेन्स क्वाइट, वो चुप रहता है। अगला सेंटेंस है घर का भेदी लंका ढाए। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं और कभी कभी लैंग्वेजेस में चेंज आता है उनके कल्चर के अकॉर्डिंग भी। जिस तरीके की कम्युनिटी है, सोसाइटी है, लोग हैं, उनका जो कल्चर है उससे भी कुछ फ्रेजेस और वोकैबुलरी बन जाती है। जैसे हिंदी में ये है, आपने शायद रामायण देखी होगी, उसमें क्या होता है विभीषण होता है। विभीषण सारे राज बता देता है तो सारी लंका का बुरा टाइम आ जाता है। इसलिए तो कहते हैं घर का भेदी यानी जो घर के बारे में बता देता है, लंका ढाए, पूरी लंका को खत्म करवा देता है वो। तो उसी कल्चर से, उसी ट्रेडिशन से ये मुहावरा बना है। अब इंग्लिश में भी यही कल्चर थोड़ी फॉलो हो रहा है, तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। अब इंग्लिश के लिए ये बना ही नहीं है, ये हिंदी के कल्चर से ये बात बनी है। अब इंग्लिश का कल्चर थोड़ी है, फिर भी कई बार हम चाहते हैं कि उस बात को इंग्लिश में कहना है, तो आप कुछ अलग वर्ड्स का यूज करके कुछ फ्रेज ऐसे हो सकते हैं जो इंग्लिश में वही मतलब बयां करते हैं। तो एक तो मैं ऐसे कहना चाहूंगा, ऐसे हम कह सकते हैं एन इनसाइडर कैन कॉज द मैक्सिमम डैमेज। एन इनसाइडर कैन कॉज द मैक्सिमम डैमेज। इनसाइडर मतलब जो घर का होता है, ही कैन कॉज, वो कॉज कर सकता है। कॉज को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप एक वीडियो देख सकते हैं, कॉज के बारे में मैंने उसमें डिटेल में बताया। वैसे कॉज का मतलब होता है किसी चीज का कारण बनना, किसी चीज का कारण बनना। सो एन इनसाइडर कैन कॉज द मैक्सिमम डैमेज। सबसे ज्यादा प्रहार, सबसे ज्यादा जो डैमेज है, नुकसान है, वो एक इनसाइडर ही बता सकता है, दे सकता है। इस तरीके से हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कई बार लैंग्वेजेस में चेंज आता है कल्चर के अकॉर्डिंग। फिर आप इतना ज्यादा परेशान मत होइए कि इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, उसे हिंदी में कैसे कहेंगे। किसी भी लैंग्वेज में कल्चरल चेंजेस भी आ सकते हैं। डर के आगे जीत है, अब ये आपने कभी ना कभी सुना होगा। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं बियॉन्ड फियर लाइज विक्ट्री। विक्ट्री मतलब जीत, बियॉन्ड मतलब किसी चीज को अगर आपने क्रॉस कर दिया उसके भी आगे चले गए, यानी बियॉन्ड। बियॉन्ड फियर लाइज विक्ट्री यानी कि डर के आगे जीत है। आप ऐसे भी कह सकते हैं अहेड ऑफ फियर देयर इज विक्ट्री। अहेड ऑफ फियर देयर इज विक्ट्री यानी कि डर के आगे जीत है। गर्मी का प्रकोप तो बढ़ता ही जा रहा है। अब हिंदी में हम ऐसे कहते हैं अब गर्मी का प्रकोप, इसके लिए हम इंग्लिश में अब कैसे कहें। देखिए इंग्लिश में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ इस तरह, द इंटेंसिटी ऑफ हीट या फिर द इंटेंसिटी ऑफ समर इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। कॉन्स्टेंटली, द इंटेंसिटी ऑफ समर इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग यानी लगातार बढ़ती जा रही है गर्मी। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी जरूरत पड़ सकती है, ये भी एक सेंटेंस उन्होंने पूछा, तो इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इट माइट बी नीडेड। इट माइट बी नीडेड, बी नीडेड क्यों आया, ये भी एक पैसिव सेंटेंस है। इसकी जरूरत पड़ सकती है, किसको जरूरत पड़ेगी, कौन उसे यूज करेगा, ये हम नहीं बता रहे हैं, पैसिव कंस्ट्रक्शन है। इट माइट बी नीडेड, माइट पॉसिबिलिटी के लिए, माइट बी नीडेड। मॉडल में जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें बी आता है, सो माइट बी, नीड के थर्ड फॉर्म नीडेड। इट माइट बी नीडेड यानी उसकी जरूरत पड़ सकती है। मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं, देखिए ये भी पूछा है उन्होंने। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं माई कैट एंड म्यूज एट मी। माई ओन कैट म्यूज एट मी। यहां पर म्यू एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है। म्यू करना यानी कि जो कैट की साउंड होती है, कैट आवाज करती है, यानी कि अ कैट म्यूज। सो माई ओन कैट म्यूज एट मी यानी मेरी ही कैट मुझे पर म्यू कर रही है, मेरी ही कैट मुझे ही म्यू कर रही है, मुझे ही म्याऊ कर रही है। हम ऐसे बोल सकते हैं माई ओन डिसाइपल एंड ट्राइंग टू टीच मी। माई ओन डिसाइपल एंड ट्राइंग टू स्केयर मी यानी मेरा ही डिसाइपल। डिसाइपल कहते हैं स्टूडेंट को, चेले को, जो कहते हैं ना चेला, मेरा ही चेला होकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। माई डिसाइपल
एंड ट्राइंग टू स्केयर मी, मेरा डिसाइपल और मुझे स्केयर करने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ गए होंगे कि हिंदी और इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेजेस हैं और कल्चर का भी डिफरेंस होता है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी कुछ फ्रेजेस बनते हैं जो आपको समझ नहीं आते। आप शायद जब मूवीज देखते होंगे आपको समझ नहीं आते इंग्लिश बोलते हुए लोग। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनका एक कल्चर है, वहां पर जो लोग फेमस हैं उनको आप नहीं जानते होंगे, वहां पर जो उनका रीति रिवाज है, जो ट्रेडिशन है, उनको आप नहीं जानते होंगे, इसलिए उनके कुछ फ्रेजेस और वोकैबुलरी तो नहीं बल्कि जो उनके फ्रेजेस या स्लैंग होती है ना, वो आप समझ नहीं पाते क्योंकि कल्चर की वजह से। वैसे ही हमारे यहाँ पर भी है। अब घर का भेदी लंका ढाए, ये तो रामायण से बन गया, उसी तरीके से बहुत सारे बने हुए हैं। तो आप हमेशा लिंक मत कीजिए। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि उसी तरह की बात को एक्सप्रेस करने के लिए आप कुछ और वर्ड्स का यूज कर सकते हैं इंग्लिश में। वही आपको करना है। आपको ये सीखना है कि इंग्लिश ग्रामर कैसे काम करती है और किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। एकदम डायरेक्ट लिंक नहीं करना है। हर बार आपको डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा और अगर आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन करोगे तो वो गलत भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मीनिंग को अच्छे से कन्वे कर रहा है इंग्लिश का सेंटेंस, तब आप समझना कि हाँ मैंने सही ट्रांसलेट किया है, अदरवाइज नहीं। और फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश में बातें करना है तो आपको बातें करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप फ्लुएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो इंग्लिश में बातें जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि जिन्होंने सेंटेंसेस पूछे थे उनको सेटिस्फैक्शन मिला होगा और मेरे बाकी सभी व्यूअर्स को बहुत मजा आया होगा इस वीडियो को देखने में और काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अपने इंग्लिश को इंप्रूव करते रहने के लिए लेट्स इंप्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड बाय बाय।